हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ऐसे आपने जो यहाँ पे परिणाम देखे वो परिणाम अपने आप में एक सबूत है। आप खुद भी इसे परख सकते हैं अपने घर में इस्तेमाल करके। ये एक मिरेकल है, आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर है। आइए इसके बारे में जो सवाल आते हैं एक प्राइमरी तौर पे उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे हल करते हैं। जो हमें पूछे गए उन सवालों के जवाब हम अभी दे रहे हैं, जो इनमें नहीं है वो आप हमें करिए, हम अगले एपिसोड में उसको बता देंगे। पहला सवाल है उपयोग के संबंध में किसानों का। सर सवाल ऐसा है कि जिस क्षेत्र में पानी कम है या नहीं है उसमें एसएसएम का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या और कैसे करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कि जिस क्षेत्र में बरसात कम हो रही है या नहीं हो रही है, तो अभी शायद होंगी, तो आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने फसल तो लगाई और बरसात होने के आसार है लेकिन अभी नहीं हुई है, तो क्या आप उसको दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। तो कैसे देते हैं आइए समझते हैं। तो जो एक छोटा सा हल आता है या बुआई का यंत्र आता है, तो उस बुआई के यंत्र में आप ऊपर खाद डाल सकते हैं या उसमें आप उसको जो नीचे जो आपको लाइन गिरेगी उसको मिट्टी दूर करके उसके अंदर वो खाद डाल देंगे और बाद में वो मिट्टी के अंदर ढक जाएगा। तो यहाँ पे आप डालकर उसको ढक दें मिट्टी से। आप हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन इससे टाइम लगेगा। एक लाइन खींचिए, बराबर है, और एक छोटा हल लेकर लाइन खींचिए, उसके अंदर डाल दीजिए या आप खुरपी से लेके थोड़ा सा जगह बना के डाल दीजिए और उसको ढक देंगे मिट्टी से। थोड़ी भी नमी मिलेगी तो ये काम करना शुरू कर देगा। पौधे की जड़ें अपने आप वहाँ पहुँच जाएगी और काम करेगा। जब बारिश होगा तो ये तेज़ी से लागू हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा तकलीफ देने की जरूरत। एक बार बारिश हो गई, एक बार भी हो गई तो भी आपका काम हो गया। केमिकल की तरह इसको बार बार बारिश की जरूरत नहीं है। सूखी मिट्टी में केमिकल का खाद दिया है तो दूसरा बेसल डोज एसएसएम का दे सकते हैं और कितनी मात्रा में दे सकते हैं? चलो इसको समझते हैं। समझो आपने पहला बेसल डोज ऑलरेडी केमिकल का दे चुके आप, और दूसरा बेसल डोज आपको किसका देना है? एसएसएम का। तो आपको इसको कितना देना है? कम से कम आपको इसको 4-4 दोन देना है। 4 सम्राट, 4 वैदिक शक्ति और 4 वैदिक मिरेकल। इस तरह आपको इसको 4-4 करके देना है एसएसएम को। आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं लेकिन कम से कम इतना देना चाहिए। तो आपको जो केमिकल डाला हुआ है वो भी अच्छा उसको एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर देगा। लेकिन वापस आप केमिकल नहीं डालना, वापस इसे ही डालना, समझ में? या केमिकल के साथ इसको मिक्स नहीं करना है। सर मेरा सवाल ऐसा है कि सब्जियां और अन्य बागवानी फसलों में जो यदि आयरन, पीएच और के का जो बेसल डोज दिया जाता है तो दूसरा बेसल डोज एसएसएम का दे सकते हैं क्या? केमिकल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं बागवानी फसलों में, मतलब बगीचे हैं आपके, तो उसमें आपने ऑलरेडी पहला बेसल डोज दे दिया है, तो दूसरा बेसल डोज ये दे सकते हैं क्या? बराबर है, तो हाँ दे सकते हैं। लेकिन आपको एसएसएम का जो बेसल डोज है वो नियमित रूप से देना पड़ेगा। आरएनपीएच की जगह आप इसको देना है समझो। तो सिर्फ एसएसएम का देना है तो दे सकते हैं, लेकिन आपको उसकी मात्रा को हर महीने उसको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ताकत जो है ये छोटे पौधे के लिए बनाई है। ताकत है लेकिन छोटे पौधे, अनाज के लिए, चारे के लिए, कपास के लिए, इस तरह जो छोटे पौधे हैं उनके लिए बना है, मूंगफली के लिए, तो जो छोटी मात्रा में आते हैं। लेकिन जो टनों में उत्पादन देता है उसके लिए आपको इसको बार बार देना पड़ेगा, हर महीने देना पड़ेगा। अगर आपकी सब्जियां हैं तो आपको हर 20 दिन में उसको रिपीट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप रिपीट नहीं करोगे, एक ही दोगे तो फसल अच्छी हो जाएगी और वापस ख़राब हो जाएगी, कमज़ोर पड़ेगी। फिर आप रिपीट नहीं करोगे, गैप हो जाएगा, तो फिर कमज़ोर हो जाएंगे आप। आपको मैंने पंच पकवान का खाना दिया, लेकिन उसको अगर हमने टाइम टू टाइम नहीं दिया तो बीच में आपको खाना ही नहीं दिया तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। कितना ही अच्छा भी खाना क्यों ना हो, लेकिन वो हर वक्त टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। अभी बागवानी फसलों में एसएसएम का डोज जो है हर 15 से 20 दिन में देना चाहिए। आप नियमित रूप से आरएनपीएच के का बेसल डोज दे रहे हैं और उन दोनों के बीच में आप इसको एसएसएम को दे सकते हैं। अभी आज हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में हम शिलाजीत यूज़ कर रहे हैं या हम उसमें आरएनपीएच को स्लरी बना के दे रहे हैं, तो इसकी जगह आप एसएसएम को बेसल डोज के तौर पर दे सकते हैं। उसका स्लरी बना के भी दे सकते हैं,
मतलब उसको सॉइल चार्जर में डुबो के थोड़ा घोल करके भी दे सकते हैं। लेकिन आप इसको RNPH इक्वल टू K जो है कृषि अमृत, उसके अंदर बेसल डोज में दें, जरूर दें मिक्स करके। उसकी मात्रा में आगे आपको बताऊंगा। चारे के लिए एसएसएम दे सकते हैं, तो इसे एसिडी वैदिक का चारा कह सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, धन्यवाद। देखिए, चारे के लिए SSM एक संजीवनी है। आज किसानों को चारे के लिए क्या देना, हमेशा उनके दिमाग में सवाल रहता है। DAP दे, यूरिया दे, कुछ भी दे दो तो चारे में कीड़ा लग ही जाता है। गोबर का खाद भी दे दे तो भी चारा एक सरीका नहीं बढ़ता, पीला हो जाता है। बहुत किसानों का हमने देखा। और पीला चारा अगर हम देंगे जानवरों को तो उनको बीमारी हो जाती है, फैट कम हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, गोचिल हो जाती है, मक्खियाँ हो जाती है और डायरिया भी हो जाता है। तो ऐसी हालत में आप SSM अगर चारे को देंगे तो ये वरदान साबित होगा, संजीवनी साबित होगा। क्यों? क्योंकि ये देना आसान है, कॉम्बिनेशन एक सही तरीके से है। क्योंकि अगर आपको SSM के अलावा अगर RNPH भी देना है तो किसान को थोड़ा सा जो खर्चे के बारे में भी वो सोचता है, और देने के लिए जो तैयारियां करनी है उनमें भी वो हमेशा वो कर नहीं सकता। हर आपको 15 दिन में 20 दिन में उसको अगर देना है आपको, तो आप कैसे देंगे? क्योंकि आप घास को हर हफ्ते काटते हैं। आप जो आपका नेपियर घास है बड़ा, जिसे हत्ती गवत कहते हैं, उसको भी आप हर 20 दिन में, महीने में काटते हैं। तो हर महीने उसको रिपीट करना ये बहुत आसान है और एक संतुलित मात्रा में है। तो ये अगर आप SSM दोगे चारे को तो वो आपका वैदिक चारा कहलाएगा। और मैं आपको एक अधिक जानकारी दे दूं, अगर आप इसका SSM का चारा बनाते हैं तो आपके जानवरों की हेल्थ सुधर जाएगी और उनकी फैट भी बढ़ेगी, उनके सामान्य समस्याएं खत्म हो जाएगी, जिसके लिए आपको कुछ खर्चा नहीं करना है, वो मुफ्त में होगा। तो इससे जो गोबर आएगा ना, वो गोबर भी गो अमृत बनेगा। इससे जो गोबर आएगा जानवरों का, वो आपके खेत में गो अमृत की तरह काम करेगा। बस आपको मिल्क चार्जर का इस्तेमाल साथ में करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हर कटाई के बाद में आप आमतौर पे दूसरा जो खाद है जो वैदिक है, SCT नहीं दे सकते। कृषि अमृत देना, RNPH देना, सॉइल चार्जर देना, वो किसान को मुसीबत लगती है, बहुत काम होता है उसको, वो बिजी रहता है, तो वो कैसे देगा? तो वो क्या करता है, चलो शॉर्टकट है, तो DAP लेके आए, यूरिया लेके आए, डाल दिया, खत्म बात। तो जल्दबाजी में वो केमिकल की तरफ मुड़ जाता है। तो यहाँ पे उसको ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप मक्का देख सकते हैं, या आप उसे या नेपियर घास देख सकते हैं, या घास वो देख सकते हैं, अल्फा बोलते हैं ना उसको, या आप उसको दूसरा चारा होता है ज्वार वगैरह, वो भी देख सकते हैं, बाजरा वगैरह। हर 2 महीने बाद आपको उसको क्या, हर फसल काटने के बाद उसको आपको क्या करना है, रिपीट करना है 30 दिन या 2 महीने बाद। उसकी मात्रा का जो 10 आरी जो होता है, 10 गुंठा जिसे हम बोलते हैं, 10 गुंठा में आपको उसका प्रमाण रखना है 1-1-1, और इसका कीमत होता है करीब 2200 के करीब। अगर आप 2200 में आपको 10 गुंठे का 2 महीने का चारा मिलता है तो क्या हर्ज है? और 1 एकड़ में आपको डालना है 4-4-2। आप एक केमिकल का 1 एकड़ का आप मक्का लगाइए और SSM का 1 एकड़ का मक्का लगाइए, और दोनों में सरीखे कीमत की खाद डालिए अपनी। इसमें SSM डालिए, उसमें आप जो चाहिए वो डालिए। दोनों की फसलों को तैयार होने के बाद आप काटिए और उसके टनेज को आप नापिए। आपको अपनी फसल 1.5 गुना ज़्यादा मिलेगी। वो अगर आपको 30 टन मिल गया तो ये आपको 45 टन मिलेगा। जानवरों को वजन मिलना चाहिए ना, या भूसा खिलाएंगे? भूसा खिला खिला के आपका जानवर भूसा हो गए हैं, ऐसा लगता है चमड़ी और हड्डी में भूसा भरा है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे आपको ये ताकत मिलेगी, अंदर से लिग्निन जो है ऊपर का वो पचेगा, पौधे के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, पौधे के अंदर शुगर लेवल, कार्बोहाइड्रेट्स की लेवल बढ़ेंगी, तो आपका दूध मीठा आएगा, आपका दूध गाढ़ा आएगा, फैट अच्छी लगेगी और मज़ा आएगा आपको। थोड़ा सा भी काटेंगे तो हेवी हो जाएगा, आपको पता चलेगा, ये ताकत है इसकी। मेरा सवाल ऐसा था, RNPH का बेसल डोज दिया है, अब SSM का डोज देना है, तो दोनों डोज के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, कितने दिनों का अंतर होना चाहिए? आपने RNPH इक्वल टू कृषि अमृत का बेसल डोज दिया है और आपको बीच में SSM भी इस्तेमाल करना है, तो दोनों के अंतर कितना होना चाहिए?
सिंपल सी बात है, कम से कम 15 दिन का अंतर होना चाहिए। अगर 15 दिन का आप अंतर रखोगे तो RNPH का बेसल डोज लागू जब शुरू हो जाएगा लगने के लिए, तभी इसकी ताकत मिलेगी, तो डबल ताकत हो जाएगी, डबल पावर जैसे बोलते हैं ना, तो डबल पावर मिलेगा आपको, और वो डबल पावर आपको अगले बेसल डोज तक लेके जाएगा। स्लरी के माध्यम से एसएसएम देना उपयुक्त है या एसएसएम ड्रिप के माध्यम से दिया जा सकता है? ओके, अच्छा सवाल है। ये गलती हमेशा किसान करते हैं। हमेशा याद रखिए, ऑर्गेनिक खाद को आप कभी भी ड्रिप से मत दीजिए। मैं एसएसएम की बात नहीं कर रहा, आप कुछ भी ऑर्गेनिक हो। कुछ लोग बोलते हैं कि जो स्लरियाँ हैं उसको छान के हम दे रहे, बिल्कुल गलत। किसी भी फल का जूस निकल के आप पियोगे तो आपको डायबिटीज़ में तकलीफ होगी, क्योंकि फाइबर जाना चाहिए। आप फाइबर खाओगे तो शुगर और फाइबर का संतुलन होता है, तो आपके शरीर के अंदर दोनों की मात्रा जो होती है, शक्कर की और मिनरल्स की, वो बैलेंस हो जाती है। किसान जो गलती इंसान के बात में जो हो रही है, वो जूस निकाल के पी रहे, चबा के खाना फल, वो आदमी स्वस्थ रहता है। आप किसी भी फल का जूस निकाल के खाएंगे, बीमार हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, उसके पूरे तत्व आपको कभी नहीं मिलेंगे। इसी तरह आपके पौधे को ऑर्गेनिक खाद चबा चबा के खाने दो। उसको आप स्लरी बना सकते, घोल बना सकते, जो सॉइल चार्जर के साथ बनाओ, पानी के साथ बनाओ, कोई दिक्कत। अमृत जल का पानी इस्तेमाल कीजिए। ये हमेशा याद रखिए, जहन में डालिए, अमृत जल से 3 दिन तक बनाया हुआ जो संस्करित पानी है, शुद्ध, जीवंत और ऊर्जावान किया हुआ जो पानी है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए और फिर उसको घोल बनाइए और डालिए पौधों की जड़ों में। उसको आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं इस तरह, देखिए, लेकिन उसका आप छानिए मत। छानकर आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, और ड्रिप से तो कभी देने की कोशिश मत कीजिए, बिल्कुल नहीं देना। यही नहीं, किसी को नहीं देना। वैदिक का, एसिडी का कोई प्रोडक्ट आप ड्रिप से मत दीजिए। इवन मैं ये भी बोलता हूँ कि आप सॉइल चार्जर भी मत दीजिए। अगर आपको पॉसिबल है तो ड्रेंचिंग कीजिए उसको, आपको बहुत बड़ी आपको सफलता मिलेगी। जितना पैसा आप मजदूर का बचा रहे, उससे बड़ा नुकसान होगा आपको रिजल्ट में। अगर आपको 100% रिजल्ट आने हैं तो आपको 50% ही आएंगे, क्योंकि पानी के अंदर जब ये घुल जाता है तो पानी में ऑलरेडी बहुत सारी गंदगियाँ हैं, विषैले तत्व हैं, और 1000 लीटर पानी में वो उस तत्वों के साथ नहीं लड़ सकता। लेकिन आपके पौधे के क्षेत्र में वो पानी के साथ जरूर लड़ सकता है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट रहता है। तो ड्रिप का जो सिस्टम है वो खेती में ऑर्गेनिक हो, वैदिक हो, जैविक हो, उसमें काम नहीं करता। मतलब हमको अच्छे रिजल्ट्स के लिए हैंड ड्रेंचिंग ही करना है, बच्चों को हाथ से ही खिलाना पिलाना है। सर जी, मेरा सवाल ये था कि RNPH के साथ बेसल डोज को SSM विकल्प हो सकता है क्या? बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी गलत फहमी होने के चांसेस है। अभी जो बागवानी करने वाले किसान बोलेंगे, अरे बल्ले बल्ले हो गए अपनी, अभी तो ये RNPH और K का झंझट खत्म, अभी डाल देंगे इसको बस। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अगर RNPH = K ये पूरा खाना है, मील है, भोजन है, तो SSM एक क्या है, ब्रेकफास्ट है, स्नैक्स है, उसमें पूरी ताकत है, लेकिन थोड़ी कम वक्त के लिए वो टिकेगी, और कम समय की फसलों के लिए, कम ताकत की फसलों के लिए ये पूरा खाना है। देखिए, नाश्ता देते हैं हम बच्चों को, पूरा पेट भर जाता है, बच्चों को देते हैं ना, वो फिर उनको बोलो तो वो खाना नहीं खाते, वो बोलते नहीं मेरा पेट भर गए। उनके लिए नाश्ता ही खाना है, किसके लिए, बच्चों के लिए। वैसे अनाज के लिए, चारे के लिए, मक्का के लिए, आपने कपास के लिए, आपके मूंगफली के लिए, चने के लिए, दलहन के लिए, इन सब के लिए ये क्या है, पूरा खाना है SSM। लेकिन बगीचे के लिए, फलों के लिए, सब्जियों के लिए जो आपको टनों में उत्पादन देती है, इवन प्याज के लिए भी आपको इसके साथ RNPH = K देना है, मतलब बेसल डोज देना ही है। उसको विकल्प मत बनाइए, इसको साथ बनाइए, दोनों की जोड़ बनाइए। SSM और RNPH = K का जोड़ मजबूत जोड़ हो जाएगा। तो इस तरह ये काम करता है, इसलिए आप इसको विकल्प मत बनाइए, पर्यायवाची नहीं बनेगा, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। RNPH = K, ये बेसल डोज को जो भूल गया उसको मैं वैदिक का प्रणाम करता हूँ, आप ये ऐसा मत कीजिए कृपया।
मेरा सवाल ये था, RMPH इक्वल टू के बेसल डोज में SSM इस्तेमाल करना होगा तो SSM की मात्रा कितनी होगी? तो आपको अगर RNPH इज इक्वल टू के जो बेसल डोज है अपना, उसके साथ में अगर इसको मिलाना है तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो आइए उसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। SSM बेसल डोज में जब उपयोग करेंगे आप उसको कृषि अमृत और RNPH के साथ में, तो प्रति एकड़ जो है SSM को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो कृषि अमृत जो है वो आपको कम करना है थोड़ा, और SSM को बढ़ाना है। कैसे? तो यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। काली मिट्टी है आपकी, ब्लैक कॉटन सॉइल जिसे बोलते हैं, चिकनी मिट्टी होती है, चोपड़ी मिट्टी होती है। तो कैसे पता चले? काली मिट्टी दिखती है और उसके ऊपर आप ऐसा दबाओगे गीली मिट्टी में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसा चिकना हो जाएगा। चिकना हो गया, समझ लीजिए ये क्या है? चिकनी मिट्टी है। इतना आसान है। मिट्टी का परीक्षण कैसे करें? या आप उसको हाथ में दबाओगे तो उसका लड्डू बन जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि आप फेंक के मारोगे तो भी फूटता नहीं। समझ में आएगी बात? ये चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें कृषि अमृत को आप 30 से 40% घटा सकते हैं और उसकी जगह पे आप SSM को बढ़ा सकते हैं। तो मिनिमम डोज जो है वो 4-4-2 का है, उसके साथ में मिनिमम। अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो आप उसको 6-6-2 कर सकते हैं, 8-8-2 कर सकते हैं। तो अच्छा है, 6-6-2 या 8-8-2 एक अच्छा डोज है। हल्की मिट्टी है तो उसमें आपको 20 से 25% उसको कृषि अमृत को कम करना है और उसको SSM को ऐड करना है। तो कैसे करें? समझ लीजिए 10 बैग ले रहे हैं तो 3 से 4 बैग कम कर दीजिए, 6 से 7 बैग दीजिए कृषि अमृत के, और हल्की मिट्टी में आपको 2 से 3 बैग कम करना है और उसकी जगह पे SSM डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन नियंत्रण के लिए भी आप SSM के इस्तेमाल करें। जहाँ पे बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन बढ़ रहा है और कीड़े बढ़ रहे हैं ज़्यादा, मतलब जो कोमल फूट जिसे बोलते हैं, जो रसीली, जिस पे ज़्यादा महुआ आ जाता है या उस पर सकिंग पेस्ट आ जाते हैं, थ्रिप्स आ जाते हैं, उसके लिए आपको हल्की मिट्टी में 4-4-2 और काली मिट्टी में आप उसको 2-6-2 इस मात्रा में दे सकते हैं। काली मिट्टी में आपको वैदिक सम्राट कम करना है और वैदिक शक्ति को बढ़ाना है। ये हमेशा याद रखें, ये थोड़ा सा बदलाव है। जहाँ भी नाइट्रोजन ज़्यादा है वहाँ सम्राट को थोड़ा कम रखिए, क्योंकि वो मिट्टी को और उपजाऊ बनाता है। और मिट्टी को उपजाऊ बनाना मतलब बैक्टीरिया को आमंत्रित करना है। वो सजीव भी ज़्यादा हो जाती है, तो बैक्टीरिया जितना बढ़ेगा उतना नाइट्रोजन का सिंथेसिस, हाँ, ये हमेशा शक्ति पौधे को बढ़ाता है। पौधा जितना स्ट्रांग हो उतना वो कार्बन को बढ़ाएगा। पौधा स्ट्रांग हो या कार्बन को बढ़ाएगा। मिट्टी स्ट्रांग होगी वो तो घास को बढ़ाएगी। ये हमेशा याद रखिए। तो आपको पता है जहाँ मिट्टी ज़्यादा काली होती है वहाँ घास बहुत खतरनाक आती है, जहाँ मिट्टी थोड़ी हल्की होती है और पौधा मजबूत होता है वहाँ जंगल बन जाता है। आपको पता है? तो यहाँ पे हमको बारिश के उपयोग करने में जो आसान और मौसम पर आधारित जो फसलें, उनके लिए ये संजीवनी साबित होगा। बराबर है ना? बस इसको बारिश होने से पहले डाले। क्यों? इसको भूलिए नहीं। बारिश के या पानी देने के आप पानी दे सकते हैं शॉवर से। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जो रेन गन इस्तेमाल कर रहे हैं या स्प्रिंकलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी वो कृत्रिम बारिश ही होती है, उसके पहले डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा सवाल ये है कि SSM को पानी में घोलकर उसका छिड़काव करना चाहिए या नहीं? बहुत बढ़िया। मैं आपको बताऊं, बूंदी आती है ना, वो मीठी चने के आटे की बूंदी बनाते हैं ना, तो चने के आटे की जो बूंदी आती है ना, उसके अंदर से चाशनी होती है, उसके अंदर वो चाशनी को आप निकाल के, निचोड़ के उससे आप चाय बनाएंगे क्या? ये कैसा लगता है आपको? बेतुका। तो वैसे आपका सवाल भी बेतुका है। तो कभी भी किसी भी ग्रैन्यूल्स जो होते हैं उनको आप गलाकर उनसे पानी निकालकर उसका छिड़काव कभी भी मत कीजिए, क्योंकि वो बने ही मिट्टी के लिए। आपने कभी देखा है क्या जूते हम गले में डाल के कभी घूमते हैं क्या? नहीं, जूते जब पैर के लिए होते हैं, वैसे ये जो बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के लिए। शक्ति पौधे पे काम करता है, वैदिक शक्ति, फिर भी वो देना कहाँ है? मिट्टी में। तो आपको इसको छिड़काव कभी नहीं करना चाहिए। आपको छिड़काव करना ही है तो अपने पास में बाकी ऑप्शन हैं, हमारे ऑफिसर से आप संपर्क करें और छिड़काव के लिए आपको और बेहतर क्या मिलेगा? पर्याय मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि अभी हमने बात की SSM की, ये वैदिक विज्ञान है। दोस्तों, वैदिक के बारे में मैं आपको कुछ चौंकाने वाले कुछ मेरे अनुभव बताऊं। ये शायद आज के साइंस का हिस्सा नहीं है और ये मैं मेरी खुद के अनुभव बता रहा हूँ।
इस पे श्रद्धा करना, विश्वास करना या उसे नहीं विश्वास नहीं करना, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो मुझे अनुभव हुआ ये आपसे शेयर करना ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जो भी अनुभव है मेरे पास में वो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा तो ये साझा कैसे होगा। तो कुछ अलौकिक जो अनुभव जैसे कहते हैं जहाँ पे विज्ञान खत्म हो जाता है और ऊर्जा का संचार होता है, या एक कुछ अलौकिक शक्तियाँ वो संचार कर जाती है, ऐसे अनुभव इसमें आए हैं। जब हमने इसका उद्घाटन किया और पहला बैच निकाला तो हमने फैक्ट्री पे, मैंने खुद वहाँ पे जब गया बैच निकालने के लिए और उसका उद्घाटन करने के लिए, जब वो पहले बैग तैयार हो गए तो उस बैग में हमने नारियल फोड़ा। जब हमने नारियल फोड़ा तो आप चकित हो जाएंगे, वो नारियल इस तरह फूटा कि उसके 3 टुकड़े बराबर हो गए, इस तरह टुकड़े हो गए, एक भी छिलका इधर उधर उड़ा नहीं, एकदम सटीक। आप उसे खोल के भी देखेंगे ना अभी तो आपको भी चमत्कार लगेगा, ये कैसे संभव है। और मैं भी अचंभित हूँ और शायद थोड़ा सा भावुक भी हो गया कि ये प्रकृति, ऐसे अनुभव तो हमारे साथ बहुत आते हैं, लेकिन फिर भी ये अनुभव हमारे लिए और भी बहुत ही एक प्रेरणा देने वाला था। और जैसे कि प्रकृति का आशीर्वाद जैसे हमें मिला है, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले बैचेस बनाए थे उसमें जो नारियल फोड़ा था वो उसके साक्षी में, उसके अंदर हमने एक एक पेड़ा डाल दिया बाद में और उसको बंद कर दिया था। तो उसका वीडियो भी खोलने वक्त आपको देखने को मिलेगा और उसके जो फोटोग्राफ्स हैं आपको दिए जैसे देखने को मिलेगा। वो एक नारियल पहला ऐसा टूटा जैसे दिए जैसा है और 2 उसके हिस्से उसको सपोर्ट करने वाले ऐसे दिख रहे थे, बहुत बढ़िया। तो आप ये भी अनुभव बहुत ही चकित करने वाला था। तो हमारे लिए यही है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हैं उसके अंदर कितनी ताकत है, इसके लिए हमें लैब की तो टेस्ट हम करते ही हैं, लेकिन ये भी एक हमारे लिए एक अच्छी विधि है जो वैदिक काल से हमारे लिए एक धरोहर की मात्रा में हमें मिली है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा जो चमत्कार है प्रकृति का वो आज हमारे हाथ में है और इसकी मदद से हम किसानों की खेती को अब सुजलम सुफलम बना रहे। आइए इसमें जुड़ जाइए और हमारी मिट्टी को जहर मुक्त बनाइए और खेती को एक मज़ेदार बनाइए, खेल बनाइए। आज खेती एक परेशानी हो गई है, खेती किसी को नहीं चाहिए और ऐसी खेती में एक सुंदर अनुभव लेकर SSM हमारे साथ जुड़ गया है और इसके साथ में हम चलो खेती करते बड़े आनंद से। जय SCT वैदिक, जय SSM।